First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic unit urine formation. Before going to start, first revise our previous class content, that is kidney and human excretory system. तो ओवरऑल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ सम डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस or waste takes place by the metabolic activities. These are ammonia, urea and uric acid main. These if they are not removed by body और थ्रू बॉडी तो वहाँ पे वो टॉक्सिन्स क्रिएट करने लग जाएंगे, तो इसलिए उनका रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है. देन दीज अमोनिया और यूरिया और uric acid are excreted by organism known as or called as ureotelic and ammonotelic or uricotelic organism. Those secrete urea are ammonotelic organism, and urea excreted by those organism are called ureotelic organism. Then uric acid excreted by those organism are called यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. देयर एग्जांपल्स आर इन फॉर एग्जांपल अमोनिया में जितने भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन से होंगे? मेनली वो मेराइन होंगे, क्योंकि वो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है और नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसको रिमूव करने के लिए हाई वाटर मॉलिक्यूल चाहिए. देन लिस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड है, और जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और फॉर एग्जांपल जितने भी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैं, यहाँ पे पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा, तो ये लीस्ट टॉक्सिक है. और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए ये प्रोसेस मेनली होता है, यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना. इसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन में उनके इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग और उनकी मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के होंगे. फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रिमिटिव जैसे प्रोटोजोवन है, तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लाज्मा लेमा. देन इसके बाद मूव करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन मॉडिफाइड होते जाते हैं. फॉर एग्जांपल प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया, देन एलिडीडा में नेफ्रीडिया एंड आर्थ्रोपोडा में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स. देन कम टू और जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे वर्टिब्रेट, वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गन नहीं या एक स्ट्रक्चर नहीं, कई सारे स्ट्रक्चर मिलके एक्सक्रीशन का फंक्शन करते हैं, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम. देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर and urinary bladder and urethra. Then kidneys consist of formed by millions of nephron. These nephron mainly consist of glomerulus, then Bowman capsule, and Bowman capsule lead into or open into the PCT or proximal convoluted tubule, then open into loop of Henle, then loop of Henle open into DCT, the distal convoluted tubule, then DCT open into collecting duct. तो मेनली जो यूनिट फंक्शन होता है किडनी का यही नेफ्रॉन होंगे. अब यूरिन फॉर्मेशन इस ट्यूब्यूल में और नेफ्रॉन में कैसे होता है ये आज डिस्कस करेंगे. तो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. फिर यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कैसे यहाँ पे अरेंज और कैसे यूरिन फॉर्मेशन होगा. तो मेनली जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होगा ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से बना होगा. ग्लोमेरुलस Bowman capsule, then Bowman capsule open into PCT or lead into the PCT, then PCT open into the proximal convoluted tubule, and proximal convoluted tubule finally open into loop of Henle, and loop of Henle open into the
distal convoluted tubule. Finally, distal convoluted open into कलेक्टिंग डक्ट. तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट. अब यहाँ पे कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलस होगा. ग्लोमेरुलस किसका बना होगा? ये नेट और कैपिलरीज, नेट ऑफ कैपिलरीज के ये बने होंगे. नेट ऑफ कैपिलरीज की ये यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, highly coiled PCT, then highly coiled PCT, then PCT open into loop of Henle, Henle's. Now loop of Henle's finally open into DCT, DCT and DCT open into collecting duct, collecting डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट में ये ओपन होंगे. अब यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा? क्योंकि जब हम किडनी का सॉरी जब किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो किडनी के स्ट्रक्चर में जो भी ब्लड होगा वो रीनल वेन के थ्रू, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर और प्योरिटी की यहाँ पे बात नहीं, सिंपली रीनल वेन के थ्रू जो प्योर होने और फिल्टर होने ब्लड आ रहा है वो रीनल वेन के थ्रू आएंगे और रीनल वेन फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे इन एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल से ये एक ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करेंगे जहाँ पे एक बंडल या सिंपली एक ग्लोमेरुलस ऑफ कैपिलरीज होगा. यहाँ पे कैपिलरीज और इनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट सब्सटेंस भी होंगे. तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है और जहाँ पे फिल्टर होगा मेन ब्लड, तो यहाँ पे ये किसका बना होगा? ये वेसल्स के एंडोथेलियल वॉल से, एंडोथेलियल वॉल ऑफ वेसल्स. देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड फाइनली बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद एपिथेलियल सेल ऑफ ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल, एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल. तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होंगे वो 3 लेयर के मेनली बने होंगे. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, formed by 3 layer. First layer is endothelial cell या endothelial layer of blood vessel, endothelial layer of blood vessel. Second layer basement membrane, सेकेंड लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा. और थर्ड लेयर फाइनली ये जो बोमेन कैप्सूल है उनकी एपिथेलियल सेल, बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल. एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल. और यहाँ पे ही मेन फिल्ट्रेशन का फंक्शन होगा और जितने भी जो एपिथेलियल सेल बोमेन कैप्सूल के एपिथेलियल सेल होंगे यहाँ पे स्लिट्स प्रेजेंट होंगे. इन स्लिट्स को पोडोसाइट्स
स्लिट्स में पोडोसाइट्स का फॉर्मेशन और पोर का फॉर्मेशन होगा, जिन्हें बोला जाता है पोडोसाइट्स। फॉर्म पोडोसाइट्स, फॉर्म पोडोसाइट्स। अब यहाँ पे इन्हीं पोडोसाइट्स के थ्रू जो भी ब्लड में जितने भी प्लाज्मा में जितने भी कंटेंट है वो सभी एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़ के पूरा प्लाज्मा कंटेंट बोमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल में जो भी प्लाज्मा कंटेंट है, सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड है, रीनल वेन के थ्रू ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल में आएंगे। एफरेंट आर्टेरियोल में जब ये आएंगे तो यहाँ पे ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, साथ में प्लाज्मा जो फ्लूइड होगा वो प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा का जो जितने भी कार्पसस पार्ट होंगे वो ब्लड के, वो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में नहीं आएंगे। सिर्फ प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, वो बोमेन कैप्सूल में आएंगे और रेस्ट पार्ट इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू वापस चले जाएंगे। अब प्लाज्मा जितना था प्लाज्मा, और प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन कंटेंट था वो भी इफरेंट आर्टेरियोल में कार्पसल्स के साथ, जितने भी कार्पसल्स हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, उन सभी को यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ना। अब फिल्ट्रेट में क्या है, जितना भी प्लाज्मा कंटेंट था एक्सेप्ट प्रोटीन वो सभी बोमेन कैप्सूल में आ गए हैं। अब बोमेन कैप्सूल से ट्रांसफर होंगे पीसीटी में। पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन। जो भी प्लाज्मा में जितने भी कंटेंट जैसे ग्लूकोज है, अमोनिया है, ये सभी इन सभी का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और रीएब्जॉर्प्शन करने के बाद जो यूरिन फॉर्मेशन है, मेनली 3 स्टेप में ये डिवाइडेड है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, देन रीएब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रीशन। तो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का काम सिर्फ क्या है, ग्लोमेरुलस और मैपिगियन बॉडी से जो भी फिल्ट्रेट है या प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, ये सभी लिक्विड पार्ट या फ्लूइड ये यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे और इन्हीं को फिल्ट्रेट बोला जाएगा ना। फिल्ट्रेट पास इनटू पीसीटी। अब पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन कैरिड आउट होगा और पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन कैरिड आउट होगा। अब यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन के पास ऑलमोस्ट रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो यूरिन है या यूरिन जो यहाँ पे बन रहा है या फिल्ट्रेट है, ये फाइनली फिल्ट्रेट यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिल्ट्रेट में से अभी भी ये कंसंट्रेटेड से ये डाइल्यूट में कन्वर्ट कर लिया गया है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन कैरिड आउट हो रहा है। दैट मीन्स कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम एंड जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका भी रीअब्जॉर्प्शन कैरिड आउट होगा। देन यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे ये कुछ पोर्शन यहाँ पे जो डिसेंडिंग लूप है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए परमिएबल होते हैं। यहाँ पे वाटर असेंडिंग लूप वाटर के लिए परमिएबल होंगे लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होंगे। देन यहाँ पे पीसीटी में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सिक्रीशन डीसीटी में सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन एंड अमोनिया। तो कुछ जो मॉलिक्यूल है टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स है वो सिक्रीशन होगा, कैरिड आउट होगा और सिक्रीशन होगा। और इसके साथ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यूरिन फॉर्मेशन में पहले यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में
जो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट, और सेकेंड स्टेप में एब्जॉर्प्शन, और थर्ड स्टेप में सिक्रीशन प्रोसेस हो रहा है। और इन सभी प्रोसेस के बाद जो इन सभी स्टेप के बाद जो फाइनली यूरिन का फॉर्मेशन, फिल्ट्रेट से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, filtrate. Second is reabsorption, third is secretion। और इतने स्टेप के बाद फाइनली जो फिल्ट्रेट है, यहाँ पे फिल्ट्रेट है और उसका यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फाइनली यूरिया से और फिल्ट्रेट से यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में डिवाइडेड है। देन 1 मिनट में ट्यूब्यूल से कितना ब्लड फिल्टर होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1100 ब्लड filtered by kidney or tubules is approximately 1100 to 1200 per minute, 1100 to 1200 per ml per मिनट इतना ब्लड पर मिनट फिल्टर होता है। और अप्रोक्सीमेटली पर डे कितना यूरिन, इतना 1 मिनट में इतना होगा 1100 to 1200। तो 1 डे में और पर डे 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होगा पर डे। बट लेकिन इस यूरिन का फॉर्मेशन नहीं, 180 लीटर ये फिल्टर करते हैं ब्लड पर डे। तो 1 लीटर, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है, सिर्फ 1.5 लीटर, मतलब कि 1.5 लीटर या 1500 लीटर सिर्फ यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे होता है कि मोस्ट ऑफ कंटेंट यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इस वजह से जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो सिर्फ 1.5 लीटर ही पर डे होता है। बट यूरिन फॉर्मेशन is about 1.5 लीटर पर डे। लीटर्स पर डे। नाउ अब इन सभी में कैसे डिफरेंट पार्ट इस ट्यूब्यूल के या कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस के बाद ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा इन बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट के फॉर्मेशन के बाद पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या कौन सा इसका फंक्शन क्या है और डिफरेंट पार्ट ट्यूब्यूल के फंक्शन क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल।
डिफरेंट पार्ट कैसे फंक्शन करते हैं। 1 लीटर, इसके बाद जितना भी पीसीटी, फंक्शन ऑफ पीसीटी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या फंक्शन होंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलस का फंक्शन हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि यहाँ पे जो पोडोसाइट सेल होंगे और ये सिंपल माइन्यूट स्लिट्स होते हैं जिसके थ्रू प्लाज्मा फिल्टर कर लिया जाता है। पूरा का पूरा प्लाज्मा यहाँ पे आ जाएगा वोमेन कैप्सूल में और सिर्फ प्रोटीन ही रह जाएंगे और प्रोटीन और कार्पसल्स वापस से ट्रांसपोर्ट इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड वेसल्स में फ्लो कर दिए, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ना। अब यहाँ पे वोमेन कैप्सूल में जितना भी फिल्ट्रेट है ये सभी पीसीटी में ट्रांसपोर्ट होगा। अब पीसीटी में ये डिफरेंट फंक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो सोडियम या ग्लूकोज है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ग्लूकोज अमीनो एसिड प्रोटीन, ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट जो भी है, ग्लूकोज अमीनो एसिड और प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि माइन्यूट स्लीट्स होते हैं तो लार्ज प्रोटीन और प्रोटीन आएंगे ही नहीं, सिर्फ अमीनो एसिड आते हैं। जो मोनोमर है प्रोटीन के तो अमीनो एसिड आएंगे और इन्हीं का ही रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि इन्हें यूज किया जा सकता है इसलिए रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे ना। सब इलेक्ट्रोलाइट्स भी रीएब्जॉर्ब होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब होंगे। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन बाय ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव मैकेनिज्म। एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहाँ पे रीएब्सॉर्ब होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी जैसे बाइकार्बोनेट आयन, सम इलेक्ट्रोलाइट्स बाइकार्बोनेट आयन भी रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे एंड देन सोडियम पोटेशियम भी यहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो पीसीटी में सोडियम एंड पोटेशियम आयन दोनों ही रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगी और जितने भी आयन्स हो रहे हैं ये बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्सॉर्ब होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयन्स एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये एब्सॉर्ब हो जाएंगे ना। यहाँ पे जब ये अब ये फिल्ट्रेट जो भी बचा हुआ है, रेस्ट यहाँ पे वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, सम वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। अब वाटर के रीएब्सॉर्ब होने के बाद ये कंसंट्रेटेड का फिल्ट्रेट है। अब कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। लूप ऑफ हेनले में ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ पे डिसेंडिंग लूप में वाटर
के लिए ये इम्परमिएबल होंगे। अब ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होंगे, मतलब कि वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स अभी भी रीअब्सॉर्ब, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होंगे ना। लूप ऑफ हेनले, फंक्शन ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन, लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होते हैं इस डिसेंडिंग पार्ट में, लेकिन असेंडिंग पार्ट में वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और ये इम्परमिएबल होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे वाटर के लिए इम्परमिएबल था डिसेंडिंग लूप, अब असेंडिंग लूप वाटर के लिए परमिएबल हो जाते हैं। अब रेस्ट यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। सिमिलरली बस ऑस्मोलैरिटी ये बैलेंस करते हैं, तो ऑस्मोलैरिटी बैलेंस करने का फंक्शन करेंगे ना। अब इसके बाद रेस्ट पार्ट जो है डीसीटी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फिल्ट्रेट, जो ऑलमोस्ट यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका है, जहाँ से मेजर सब्सटेंस रीएब्सॉर्ब कर लिए गए हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रीएब्सॉर्ब किया था, सोडियम पोटेशियम भी रीएब्सॉर्ब किया गया था और प्रोटॉन यहाँ पे और प्रोटॉन भी रीएब्सॉर्ब किए गए थे ना। अब डीसीटी में इसकी ऑस्मोलैरिटी फिर से रेगुलेट की जाती है और डीसीटी में फिर से यहाँ पे सोडियम आयन को सिक्रीट किया जाता है ना, पोटेशियम प्रोटॉन को भी सिक्रीट किया जाएगा और पोटेशियम आयन को सिक्रीट किया जाएगा। और मिनिमम जो अगर ज़रूरत पड़ने पर अभी भी रीएब्जॉर्प्शन करना है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा। जब वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और डिफिशियंसी हो जाएगा तो यहाँ पे एडीएच हार्मोन सिक्रीट होंगे बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी और वो एक्ट करेंगे इन डीसीटी पे और वो फिर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, अगेन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर दिया जाएगा। तो ये मेनली सिक्रीशन यहाँ पे कैरिड आउट होता है और सिक्रीशन किसका किसका होगा, सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सिक्रीट, देन प्रोटॉन भी सिक्रीट करेंगे, हाइड्रोजन या सिक्रीट हो रहे हैं और इसके और एब्जॉर्ब क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और यहाँ पे वो भी किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, इसी को वैसोप्रेसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। तो एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। Full form of ADH is anti-diuretic हार्मोन और इसी को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोला जाता है ना। इसके एक्ट के थ्रू ये फंक्शन क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का
इन हाई डिफिशियंसी ऑफ वाटर, वाटर को रीएब्जॉर्ब करेंगे, तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कैरिड आउट होगा। नाउ यहाँ पे और भी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, और फिर रेनिन हार्मोन कब निकलता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।